नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पी और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पी की चैनल से। दोस्तों आज हम आपको बताना चाहते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के बारे में, जो ओपी पॉइजनिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों इसमें क्या बताएंगे, हाउ टू स्टडी पॉइजन, ये पॉइजन ओपी पॉइजन के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद कॉज देखेंगे, फिर साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, फिर फेटल डोज एंड फेटल पीरियड की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों डायग्नोसिस की, फिर कॉज ऑफ डेथ की एंड ट्रीटमेंट ऑफ और फर्स्ट एड की बात करेंगे। ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका फर्स्ट एड क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों ओपी पॉइजनिंग इतना खतरनाक होता है, तो उसकी हम इस तरह से बात करेंगे। तो बात करेंगे दोस्तों ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो खेत में एज ए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं आजकल के लोग स्ट्रेस में एज अ पॉइजन के यूज में उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में आएगा ओपी पॉइजन ऑकर ड्यू टू टच, इनहेल और इंजेस्टेड। क्या कर सकते हैं, उसको टच करके, मतलब टच का हाथ जो है वो अगर मुंह में चलेगा उससे भी हो सकता है। इनहेल जो दवा मारते मारते अगर किसान का जो दवा मार रहा है उसकी वजह से वो नाक में चले जाए, उससे भी उसको पॉइजन हो सकता है। एंड इंजेस्टेड मतलब हो सकता है, इंजेस्टेड का मतलब उसने जानबूझकर किसी स्ट्रेस में आकर वो दवा पी ली है या खा ली है। अब बात करेंगे दोस्तों अब ऑर्गेनोफॉस्फोरेट पेस्टिसाइड लाइक, उसमें आएगा क्लोरपाइरिफॉस, डाइमिथियोन और मैलाथियोन। जी हाँ दोस्तों, इन नाम की दवाई आती है। मैलाथियोन के नाम की दवाई आती है जो इंसेक्टिसाइड में, डाइमिथियोन के नाम से भी दवाई आती है, और क्लोरपाइरिफॉस के नाम से भी दवाई आती है, जिसे कैनॉन बोलते हैं, मिथियोन बोलते हैं। इन नाम की भी दवाइयाँ आती है। सुप्ला, सल्फेट, यूरिया, ये भी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है पॉइजन के तौर पर। तो बात करेंगे दोस्तों अब यहाँ पे हो सकता है ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड के साथ साथ नर्व एजेंट भी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नर्व को क्या करते हैं एकदम से ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे नर्व एजेंट लाइक हम बात करेंगे उसमें टैबून, सैरिन। टैबून और सैरिन इस तरह के नर्व एजेंट रहेंगे, इसका भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी पॉइजन हो सकता है। तो बात करेंगे कॉजिंग इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलेस्टेरॉल। जी हाँ दोस्तों, इनका इस्तेमाल करने से और इनका एकदम एक्स्ट्रा अमाउंट पे इस्तेमाल कर दिया, जिससे बॉडी के अंदर में पॉइजन होता है। और पॉइजन होने की वजह से सबसे पहला जो ऑर्गन रहता है बॉडी में, मतलब जहां पर इसका इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट वाली बात करेंगे न्यूरोटॉक्सिक। या दोस्तों न्यूरो मतलब ब्रेन, ब्रेन के ऊपर उसका असर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है, जिस वजह से क्या होता है एसिटाइल कोलिन स्टेरेज नाम का जो एंजाइम रहता है, जो क्या करता है पोस्ट सिनैप, मतलब दोस्तों जिस प्रकार से वो मतलब डेंड्रॉन एक्सॉन के पास में जो सिनैप्टिक नर्व रहती है, जिससे इंपल्स फॉर्म होते हैं, इंपल्स पास होते हैं, वहां पर जो एसिटाइल कोलिन नाम का एंजाइम रहता है, उसका इनहिबिशन, उसको वहां पर रोक देता है, उसका वर्क इम्प्रॉपरली होता है, प्रॉपर वर्क नहीं होता। एक्यूमुलेशन ऑफ द एसिटाइल कोलिन ऑन द सिनैप्स होता है, सिनैप्स के ऊपर एक्यूमुलेशन होता है, जिस वजह से क्या होता है नर्व इंपल्स पास नहीं होते। तो अब बात करेंगे दोस्तों ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बहुत अच्छी तरह के आपको बताना चाहता हूँ, तो अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, बताना चाहता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंपल्स पास होते हैं कहाँ, इफेक्टर ऑर्गन में। कौन करवाता है भैया, जो करवाता है उसका नाम है न्यूरॉन। जी हाँ दोस्तों, न्यूरॉन बोलते हैं ना, न्यूरॉन की वजह से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक इंपल्स पास होते हैं। यहाँ से इंपल्स पास होते हैं, जिस वजह से हम हाथ उठाते हैं, उंगली को ऐसा करते हैं, उंगली ऊपर करते हैं, उंगली नीचे करते हैं, जो इंपल्स पास होते हैं वो कौन करवाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब आगे देखिए, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात कर रहे हैं कि ओपी पॉइजन खाने के पहले हमारा ब्रेन किस तरह से नर्व इंपल्स को पास करता है, तो ध्यान दीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये जो है ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन में तीन तरह की है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड ये जो है एक्सॉन, और ये इधर जो होता है एक्सॉन टर्मिनल। तो क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स आते हैं, डेंड्राइट्स कैरी करते हैं और एक्सॉन के थ्रू क्या करते हैं, एक्सॉन टर्मिनल तक ले जाते हैं। किसको, इंपल्स को। इंपल्स को एक्सॉन टर्मिनल तक ले जाया जाता है। एक्सॉन से मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाने के लिए उन दोनों के बीच में एक्सॉन टर्मिनल के बीच में क्या होती है, गैप होती है। और गैप कौन सी होती है, उसको कहते हैं सिनैप्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ना गैप, ये जो देखो ये गैप है ना, हाँ इसको कहते हैं सिनैप्स। अब बात करेंगे
सिनेप्स के बारे में, तो सिनेप्स में क्या होता है दोस्तों, सिनेप्स ऐसी गैप होती है जहां पर क्या होता है, ये हो गया प्री सिनेप्टिक, ये जो एरिया होगा प्री सिनेप्टिक, ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक। तो पोस्ट सिनेप्टिक जो एरिया है वहां पर प्रेजेंट रहता है एसिटाइल कोलिन स्टोरेज। अब उसका वर्क हम आगे बताएंगे, सबसे पहले बताते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ये जो एक्सॉन टर्मिनल रहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल पे एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। जी हाँ दोस्तों, वो अब इम्पल्स क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन इस सिनेप्स से अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं। अब बताना चाहते हैं क्या होता है। तो ये जो है दोस्तों, ये है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन मतलब यहाँ पर, कहाँ पर, ये एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर जो है, एक्सॉन टर्मिनल में ये जो है इधर एसिटाइल कोलिन है। अब क्या करना है, इन एसिटाइल कोलिन को इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स पास करने के लिए दूसरे न्यूरॉन में जाना है। तो दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन की जो सिनेप्टिक गैप रहती है, उस सिनेप्टिक गैप के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रेजेंट मतलब एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, इनको क्या बोल देंगे, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ये होते एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होते हैं, ये क्या करेंगे, अब यहाँ से एसिटाइल कोलिन जो है, ये एसिटाइल कोलिन ये इनके पास चले गया, ये इनके पास चले गया, ये इनके पास चले गया। और क्या होता है, ये जो रिसेप्टर बचा है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन जो रहते हैं, ये हो जाते हैं यहाँ पर चले जाते हैं। ये क्या है, ये है एसिटाइल कोलिन स्टोरेज। ये क्या है, एसिटाइल कोलिन स्टोरेज। तो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज का काम क्या होता है, एसिटाइल कोलिन स्टोरेज जो एक्सेस अमाउंट में एसिटाइल कोलिन जो रहता है उसको क्या करता है, अपने पास में स्टोर रखता है। क्या करता है, स्टोर करके रखता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन को अपने पास में स्टोर कर रखता है। एसिटाइल कोलिन जो है दोस्तों, ये एक न्यूरॉन से, मतलब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है, ये एसिटाइल कोलिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहे हैं, तो दूसरे न्यूरॉन में जा रहे हैं। तो दूसरे न्यूरॉन में जाने के बाद में इम्पल्स के फॉर्म में जाते जाते क्या करेंगे, इफेक्टर ऑर्गन तक जाते हैं। और इफेक्टर ऑर्गन को इम्पल्स मिलने के बाद में इफेक्टर ऑर्गन अपना हाथ क्या होता है, उठा लेता है, पैर क्या होता है, बैठा देता है। जहां पर भी जिस भी इफेक्टर ऑर्गन में जाना है उसमें, जैसे हाथ के ऊपर गया तो हाथ उठने बोला तो उठा देगा, बैठाने बोला तो बैठा देगा। इस तरह से मतलब इम्पल्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है भैया, जो एसिटाइल कोलिन एक्स्ट्रा अमाउंट पे था, वो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज ने क्या किया, अपने पास में स्टोर रख दिया था, अपने पास में क्या किया, स्टोर रख दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, बंदे ने क्या कर लिया, ओपी पॉइजन को खा लिया। ओपी पॉइजन को खाने की वजह से क्या हो गया, उसने क्या किया, सीएनएस का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका जो वर्क है ये डिप्रेस कर दिया। मतलब क्या कर दिया, इम्पल्स पास हो रहे हैं, इम्पल्स सीएनएस ने भेजी, सीएनएस के इम्पल्स यहाँ पे एक्सॉन के डेंड्राइट्स में गया, डेंड्राइट से एक्सॉन में गया, एक्सॉन से जाते जाते यहाँ पर एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में इम्पल्स बहुत सारे पहुंच गए। लेकिन पोस्ट सिनेप्स मतलब क्या, दूसरा जो मतलब एक्सॉन है, दूसरा जो न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन की जो पोस्ट सिनेप्ट है, मतलब ये जो पोस्ट सिनेप्ट है, ये जो पोस्ट सिनेप्स है, ये सिनेप्टिक गैप जो है, ये पोस्ट सिनेप्ट में जो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज जो था, मैंने बोला ना एसिटाइल कोलिन स्टोरेज था, और उसका काम क्या था, एसिटाइल कोलिन स्टोरेज था, उसका काम क्या था, एसिटाइल कोलिन को, मतलब यहाँ से आने वाला जो एसिटाइल कोलिन है उसको क्या करना, स्टोर करके रखना। तो उसको स्टोर करके रखने का काम था। लेकिन क्या कर दिया, सीएनएस में ओपी पॉइजनिंग होने की वजह से एसिटाइल कोलिन, ओपी पॉइजन ने क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन स्टोरेज को, यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज था, उस एसिटाइल कोलिन स्टोरेज को ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया, ये जो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज था, यहाँ पे ये जो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज है, इसको क्या कर दिया, बेटा ब्लॉक मतलब इनहिबिट कर दिया इसके वर्क को, यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर दिया, उसका इनहिबिट कर दिया। मतलब एसिटाइल कोलिन स्टोरेज को क्या कर देते हैं, वो ओपी पॉइजन वाले जो, मतलब ओपी पॉइजन जो रहता है वो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जिस वजह से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या होगा, अब क्या होगा, एसिटाइल कोलिन स्टोरेज क्या करता था, उनको स्टोर करता था, और उनका स्टोर करने के बाद में उनका क्या करता था, हाइड्रोलाइज करता था, उनको ब्रेक डाउन करता था। लेकिन अब ब्रेक डाउन कर पाएगा नहीं, क्योंकि उसके काम को रोका दिया गया है। तो उसके काम को रोक दिया गया है, तो एक्सेस अमाउंट में जो एसिटाइल कोलिन स्टोरेज वहां पे स्टोर होता था, वो अब स्टोर नहीं होगा। वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली दूसरे न्यूरॉन में जाएगा।
कंटिन्यूअसली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा और दूसरे न्यूरॉन से इफेक्ट ऑर्गन में जाएगा। तो क्या होगा, कंटिन्यूअस अगर इंपल्स पास हो रहे हैं, कंटिन्यूअस इंपल्स पास हो रहे हैं और इंपल्स पास हो रहे हैं तो कैसा होगा, मसल पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुई रहेगी, मसल पूरी कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होने का मौका ही नहीं देगा, क्योंकि इंपल्स आ रहे कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बस मसल पूरी कॉन्ट्रैक्ट ही रह रही है, इंपल्स पूरी कांटेक्ट हो रहे हैं, मतलब जिस वजह से क्या होगा, वो रिलैक्स होने का नाम ही नहीं लेंगी, इसलिए क्या होगा, फटीग आता है। फटीग का मतलब थकवा आ जाएगा, इंसान पूरी तरह थक जाएगा। नर्व इंपल्स कंटिन्यू आने की वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा मसल के अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, जिस वजह से हमेशा मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगी। अगर ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं, यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स जो होती है, ब्रोंक्यूल्स भी डायलेट ना होने की वजह वो भी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी। ये सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो सीएनएस में हम दो तीन तरह के सिम्टम्स देखेंगे, एक सीएनएस का देखेंगे, एक देखेंगे मस्करिनिक इफेक्ट देखेंगे, और दूसरा जो देखेंगे दोस्तों नार्कोटिक इफेक्ट, निकोटिनिक इफेक्ट देखेंगे, निकोटिनिक इफेक्ट देखेंगे। थर्ड नंबर पर जो बात करेंगे निकोटिनिक इफेक्ट की। तो दोस्तों अब बात करेंगे ओपी पॉइजन के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स पढ़ने के पहले हम बताना चाहते हैं कि कहाँ पर उसके सिम्टम्स देखने को नजर आएंगे। सबसे पहले मस्करिनिक रिसेप्टर पे, मस्करिनिक रिसेप्टर, सेकंड निकोटिनिक रिसेप्टर, ये दोनों रिसेप्टर जो होते हैं दोस्तों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। थर्ड नंबर की बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका अफेक्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे मस्करिनिक इफेक्ट जो होते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर होते हैं तुम्हारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व इंपल्स के नर्वस सिस्टम के इंपल्स के रिसेप्टर होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रहती है ना उसके रिसेप्टर है कौन, मस्करिनिक इफेक्ट। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर इसके ऊपर इफेक्ट हुआ, मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होती है जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करती है उसके ऊपर इसका इफेक्ट नजर आएगा। तो क्या आएगा, नजर आएगा ऐसा कि अगर ओपी पॉइजनिंग की वजह से जो सिम्टम देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेगा स्लज, बीबीबी मतलब होता है कि एस मतलब सलाइवेशन, एल मतलब लैक्रिमेशन, सलाइवेशन में सलाइवा बहुत निकलेगा, लैक्रिमेशन मतलब आंखों से आंसू बहुत निकलेंगे, यूरिनेशन मतलब फ्रिक्चुअल यूरिनेशन होगा, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा उसको, डी मतलब डायरिया, डायरिया बहुत होगा उसको, जी मतलब गैस्ट्रिक पेन, पे दर्द होगा, ई मतलब इमेसिस वोमिटिंग ज्यादा होगी, बी मतलब ब्रोंकोरिया, ब्रोंकोरिया मतलब ये ब्रोंकोस रहते हैं उसके अंदर में क्या होगा बताइए, उसके अंदर में ज्यादा सीक्रेशन प्रोड्यूस होगा। एंड बात करते हैं बी मतलब ब्रेडिकार्डिया, जी हाँ दोस्तों उसके पेशेंट की हार्ट रेट एकदम से कम हो जाएगी। और याद रखना दोस्तों नॉक्टर्नल ब्रेडिकार्डिया भी एक सिम्टम्स देखने को मिलता है तुम्हारे ओपी पॉइजनिंग के अंदर में। सेकंड नंबर की बात करते हैं निकोटिनिक जो इफेक्ट होता है, निकोटिनिक इफेक्ट की बात करते हैं, वहां पर आपको जो इफेक्ट होता है तुम्हारा किसके ऊपर, सोमैटिक नर्व इंपल्स, मतलब सोमैटिक मतलब ये स्केलेटल मसल्स वगैरह रहती है ना, ऑर्गन वगैरह की मसल जो रहती है उसके ऊपर अफेक्ट देखना। इसमें देखो सबसे पहली बात है ट्रैकीकार्डिया, जी हाँ दोस्तों हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाएगा, वीकनेस पूरे बॉडी में वीकनेस आएगी, मसल फटिग देखने को मिलेगा, साथ में हाइपरटेंशन, बीपी, ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं फैसिकुलेशन ऑफ द मसल्स, मतलब क्या है मसल्स का फैसिकुलेशन, मसल क्रैम्प्स आएंगे, मसल में क्रैम्प्स आएंगे, मसल का कॉन्ट्रैक्शन एकदम से बढ़ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इरिटेबिलिटी, जी हाँ दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम इरिटेबिलिटी आएगा, उसमें कंफ्यूजन स्टेट में बनता चला जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया की केस देखने को मिल सकती है, रेस्टलेसनेस, जी हाँ दोस्तों रेस्टलेसनेस मतलब उसको ऐसा कैसा बेचैनी जैसा लगेगा। और बात करेंगे अपन ट्रेमर्स की, जी हाँ दोस्तों उसको झटके आएंगे, कन्वर्जेंस देखने को मिलेंगे, कार्डियोजेनिक कार्डियोजेनिक कार्डियक और रिस्पायरेटरी जो सेंटर रहते हैं वो डिप्रेस हो जाएंगे, जिस वजह से रिस्पायरेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है, कार्डियक फेलियर देखने को मिल सकता है, और पेशेंट जो दोस्तों कोमा में भी जा सकता है। अब साइन एंड सिम्टम्स बता दिए, अब इसके हम क्या बताएंगे ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे दोस्तों। तो अब बात करेंगे दोस्तों ओपी पॉइजनिंग के फेटल पीरियड के बारे में, फेटल डोज के बारे में, और अब बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फेटल डोज की। फेटल डोज मतलब ऐसा डोज जितनी मात्रा वो खा रहा है और जिस मात्रा के अंदर से, जिस मात्रा की वजह से उसे क्या हो रही है पॉइजनस एक्टिविटी हो रही है, जिस वजह से उसके शरीर में पूरा पॉइजन फैल गया है। तो वो हो सकता है दोस्तों 25 mg से लेकर 25 ग्राम तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू पेस्टिसाइड। जी हाँ दोस्तों जिस तरह का पेस्टिसाइड खाएगा उस तरह से उसका डोजेस का परिणाम उसको देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर की बात करते हैं फेटल पीरियड के बारे में। फेटल पीरियड मतलब हाफ आवर टू 3 आवर, मतलब कैसा है खाने के बाद में आधे तास से लेकर तो 3 तास के अंदर में उसके शरीर में वो असर करना स्टार्ट कर देगा पॉइजन, और जिस वजह से उसका शरीर पूरा विषैला बन सकता है और उस बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो बात करेंगे खाने के बाद से। थर्ड नंबर की बात करते हैं डायग्नोसिस की बात करें। जी हाँ दोस्तों डायग्नोसिस बताने के पहले मैं बताना चाहता हूँ डायग्नोसिस मतलब ऐसी होगी जिससे अपन पहचानेंगे कि भैया इसने जो पॉइजन खाया है वो पॉइजन सच में है खाया है कि नहीं। वो डायग्नोसिस को अपन मतलब
वो एक लैब टेस्ट की जाती है सीरम कोलिनेस्टेरेज के नाम से। जी हाँ दोस्तों, कोलिनेस्टेरेज के नाम से एक टेस्ट की जाती है। उससे क्या होता है, उसका जो नॉर्मल लेवल रहता है उसका रहता है 8 to 18 यूनिट पर ml। ब्लड में उसका जो लेवल रहता है 8 to 18 यूनिट पर ml के हिसाब से रहता है। अगर उससे लेस लेवल देखा गया मतलब उस बंदे ने क्या किया है, पॉइजन को खाया है। अब देखते हैं बात, अब देखो अगर 8 to 18 यूनिट पर ml की 50% अगर उससे 50% नीचे अगर आ गया तो वो नॉर्मल रेंज से आ गया तो एक्यूट पॉइजनिंग। अगर 20 से 50% से नीचे आ गया नॉर्मल लेवल से, वो हो गया तुम्हारा माइल्ड पॉइजनिंग। और 10 से 20% अगर बहुत कम अगर कोलेस्ट्रेज का लेवल आ गया सीरम कोलेस्ट्रेज की टेस्ट में, तो वो हो सकता है तो सीवियर पॉइजनिंग। और सीवियर पॉइजनिंग में वो कोमा में जा सकता है, शॉक में जा सकता है, कार्डियक शॉक हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो अब हम बताना चाहते हैं दोस्तों आपको ओपी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो उसके पहले मेरे देशवासियों थोड़ा प्यार से सुनो। ट्रीटमेंट के बारे में हम बोलना चाहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो मजबूरी में खाया जाता है उसे रासायनिक खाद कहते हैं। तो रासायनिक खाद को जो सुधारा जाए उसे कहते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। और हम आज इसी की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से और प्यार से सुनिए हमारी बातों को। सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों, अगर कोई बंदा है जो पॉइजन खा चुका है, आपके इर्द गिर्द में है, आपके नेबर में, सबसे पहले क्या करना है, उसके कपड़े वगैरह पूरे उतार कर उसे दूसरे कपड़े पहना देना है। उसे क्या करना है दोस्तों, कॉन्टेमिनेटेड कपड़े खराब रहते हैं इसलिए उतार देना है, दूसरे कपड़े पहना देना है। सेकंड नंबर पे क्या करना है दोस्तों, उसे क्या करना है, उसे सलाइन वाटर पिलाने का है, जिस वजह से 2-3 ग्लास सलाइन वाटर के बाद में वोमिट करना स्टार्ट कर देगा। और जब वोमिट करेगा तो उसके अंदर की जो इंजेस्टेड जो मतलब ये जो है पेस्टिसाइड जो है पूरी तरह से मतलब 70 to 80% का पेस्टिसाइड ऐसे भी बाहर निकल जाएगा। देन उसे एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटलाइज करना है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद में हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, हॉस्पिटल में किया गया जाता है, सबसे पहले दिया जाता है उसको एडमिट किया जाता है, उसका एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन देखा जाता है। अगर ब्रीथिंग सर्कुलेशन एयरवे बराबर नहीं है, अगर सांस लेने में उसे दिक्कत जा रही है, ब्रेथलेसनेस की कंडीशन अगर नजर आ रही है, उस समय लगाया जाता है उसको O2 मास्क। नहीं हो रहा है उससे तो बाईपैप लगाया जाता है, नहीं तो बाईपैप के साथ साथ नहीं तो इंटूबेट भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंटूबेट मतलब कैसा, वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया जाता है। अब हम बात करना चाहते हैं आपसे बात करेंगे गैस्ट्रिक लवाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद से राइस ट्यूब लगाई जाती है, उससे सलाइन वाटर दिया जाता है। कम से कम 2 से 3 बॉटल 500 ml की 2 से 3 बॉटल सलाइन वाटर दी जाती है, जिस वजह से वो क्या करता है, सलाइन वाटर से वोमिट करना स्टार्ट करता है, पूरा गैस्ट्रिक लवाज से उसका एस्पायरेट मारता है, और जिस वजह से उसके मुंह की अंदर की जो भी मतलब पेस्टिसाइड है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। अब हम बात करना चाहते हैं आपसे, गैस्ट्रिक लवाज भी हो गया, डिकॉन्टेमिनेशन भी हो गया, ABC भी हो गया, ABC केयर भी होगी। अब बताइए आपको एंटीडोट के बारे में। एंटीडोट 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है मस्करनिक रिसेप्टर के होते हैं, मस्करनिक रिसेप्टर की चीजों जो होती है मतलब उसको कम करने वाला एक एंटीडोट ऐसा होता है जो मस्करनिक रिसेप्टर जो रहते हैं, मस्करनिक रिसेप्टर की इफेक्ट को कम करने वाला, मतलब जो ब्लॉक दी मस्करनिक इफेक्ट को ब्लॉक करने वाला, उसे कहते हैं एंटीडोट। जी हाँ दोस्तों, एक सिम्टम्स आपको पता ही होगा, हमने बताए थे, मतलब ऐसा जब वो कोई पॉइजन खा लेता है तो उसकी जो आई की जो प्यूपिल्स रहती है वो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब छोटी हो जाती है। वो किस वजह से होता है, मस्करनिक रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से। तो क्या होता है, एट्रोपिन नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो क्या किया जाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। या दोस्तों ब्रेडिकार्डिया में लगाया जाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, साथ साथ ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व डायलेट करता है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है उसको डायलेट करने का काम करता है, जिस वजह से क्या करता है, उसको इंजेक्शन देने के बाद में उसकी प्यूपिल्स भी क्या होती है, डायलेट हो जाती है। तो हमको इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन एट्रोपिन 2 to 4 mg इन मॉडरेट पॉइजनिंग 2 से 4 mg का इंजेक्शन लगाना है उसको IV, और देखना है दोस्तों कब तक लगाना है, जब तक उसकी प्यूपिल डायलेट नहीं होती। सेकंड नंबर की बात करेंगे दोस्तों हम, सेकंड नंबर की बात करेंगे कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेशन वाला इंजेक्शन। कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेशन, जी हाँ दोस्तों, हम पहले बताए थे कि कोलिनेस्टेरेज कैसे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब उसको रिएक्टिवेट करने के लिए जो इंजेक्शन आएगा उसका नाम है पाम मतलब पायरिडिन अल्डोक्सी मिथियोडेट नाम का एक इंजेक्शन आता है। उसको क्या किया जाता है, ये 500 mg को 500 ml NS में मिलाकर मिक्स करके कम से कम दिन भर में
जो मतलब सीवियरिटी ऑफ पॉइजन को लेके दिन भर में 2 बार उसको क्या करना है, बीडी या TDS में 2 या 3 बार उसको इंजेक्शन लगाना है अकॉर्डिंग टू पॉइजन। तो पाम का भी इंजेक्शन लगाया जाता है। ये हो ऑक्जिम होता है जो क्या करता है पता है कि आपके निकोटिनिक जो रिसेप्टर ब्लॉक हुए थे उस निकोटिनिक रिसेप्टर को ओपन करने में हेल्प करता है। इस तरह से इसका ओपी पॉइजनिंग का मैनेजमेंट होता है। और एंटीडोट में सिर्फ इंजेक्शन एट्रोपिन और इंजेक्शन पाम ये दो ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसके अलावा फिर उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए कहना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट तो हमारे पास कम है, फिर भी कोशिश करते हैं बचाने की। जिंदगी आपकी है, आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाइए, जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिए।